नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन की वन चाइना पॉलिसी को धत्ता बताने के लिए अमेरिका बेशक ताइवान में कूद गया हो, मगर इस मुद्दे पर जो चोट भारत चीन को दे सकता है उसके असर अलग ही नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत चीन की वन चाइना पॉलिसी का आंख मूंद कर समर्थन करता हो। 12 सालों पहले ही चीन की इस पॉलिसी को तार तार कर चुका है। भारत की तेल कंपनी ओएनजीसी ने जब ताइवान के समुद्र में तेल खोज का काम शुरू किया था तो चीन ने भारत को ऐसा करने से बचने की धमकी दी थी। तब भारत ने बाकायदा चीन को समझा दिया था कि बदले में वह भी वन इंडिया पॉलिसी का सम्मान करे और पाक अधिकृत कश्मीर से दूर रहे। ओएनजीसी आज भी ताइवान में काम कर रही है। जानकर आश्चर्य होगा कि भारत पहला ऐसा देश था जिसने चीन की धौंस को ठेंगा दिखाकर ताइवान में ओएनजीसी को उतारा था। बाद में सहयोगी रूस भी इसमें शामिल हो गया था, पर उस वक्त चीन ने बेइज्जती के डर से इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं दिया था। अन्यथा भारत ने जो ताकत प्रदर्शित की थी उसकी धमक अंतरराष्ट्रीय जगत में गूंज रही होती। वर्ष 2014 में जब भारत में मोदी सरकार बनी तो ताइवान को यह आशा हुई थी कि अब भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। आगे चलकर ताइवान का यह अंदाजा सही साबित हुआ। दिसंबर 2017 में मोदी सरकार ने ताइवान के साथ एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए जिसमें सीधे सीधे वन चाइना पॉलिसी को छलनी कर दिया गया। हालांकि चीन को बहलाने के लिए भारत ने एयर इंडिया के डेस्टिनेशन लिस्ट में ताइवान का नाम बदलकर ताइपेई रख दिया। साथ ही वेबसाइट में भी कुछ जरूरी बदलाव कर दिए, लेकिन भारत द्वारा चली गई इस चाल के नतीजे दूरगामी होने वाले थे। बड़ी बात यह है कि आज जो अमेरिका चीन पर आक्रामक है उस वक्त ताइवान के मुद्दे पर वह शांत बना हुआ था। दरअसल चीन जिस वन चाइना पॉलिसी को आधार बनाकर तिब्बत और ताइवान को अपना हिस्सा मानता है उसका मतलब समझना भी जरूरी है। इस नीति की शुरुआत साल 1949 से होनी शुरू हुई थी, जब चीनी गृह युद्ध के पश्चात हारी हुई सत्ताधारी राष्ट्रवादी पार्टी जिसे कुओमितांग भी कहा जाता है ताइवान लौटी और चियांग काई शेक के नेतृत्व में वही रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई, जबकि जीते हुए साम्यवादियों ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा की थी। दोनों ही पक्षों ने यह समझौता किया कि वे पूर्ण चाइना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी दौरान 1949-50 में माओ के नेतृत्व में चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर लिया। खास बात यह है कि शुरुआत में अमेरिका समेत कई देश चीन की बजाय ताइवान को तरजीह देते थे, मगर 1970 के दशक में चीन और अमेरिका के रिश्ते बने तो यही देश बीजिंग के पक्ष में ताइवान से रिश्ते तोड़ने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के साम्यवाद से पहले ही प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत को लेकर पंचिन समझौता कर लिया था, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि दोनों देश एक दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी चीन ने तिब्बत और ताइवान पर भारत की जीभ पर लगाम लगा दी थी, मगर कश्मीर मुद्दे पर अपनी 3 इंच की जीभ सदैव लपलपाता रहा। चीन को जैसे का तैसा का जवाब मोदी सरकार ने 2017 में ताइवान से संबंध बनाकर दिया। इन संबंधों को बनाने में चीन की उसी नीति की धज्जियां उड़ाई गई जिसमें ताइवान से किसी भी समझौते के लिए चीन की स्वीकृति जरूरी होती थी। पर चीन के जले पर नमक उस वक्त छिड़का जब साई इंग-वेन मई में ताइवान की दोबारा राष्ट्रपति बनी। इस दौरान बीजेपी के 2 सांसदों मीनाक्षी लेखी और राजीव कासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें बधाई दी। इससे यह भी साबित हो गया कि भारत ने चीन की वन चाइना पॉलिसी के चीरहरण की शुरुआत कर दी है। इससे पहले 2016 में जब साई ने पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तब न्योता मिलने के बावजूद मोदी सरकार ने इसमें भाग नहीं लिया था। यानी भारत उस वक्त चीन को चेत जाने की सलाह दे रहा था, जो कि उसने दरकिनार कर दी और कश्मीर में पाकिस्तान के साथ गलबैया करता रहा। इसमें सबसे खास बात यही है कि अगर चीन द्वारा भारत के साथ रिश्ते सामान्य रखे जाते तो आज चीन जिस तरह खतरों में घिरा है और उसके टुकड़े होने की मुश्किल बढ़ रही है, शायद ऐसा नहीं हो पाता। तिब्बत पर भारत की नीति अभी भी उहापोह की स्थिति में है, लेकिन ताइवान को लेकर भारत अपने दांव पहले ही चल चुका है। कहा तो यह भी जाता है कि खुद पाकिस्तान भी चीन को धोखा देकर ताइवान से गुपचुप व्यापार कर रहा है। हालांकि ताइवान के मुद्दे पर वह चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, मगर यह मुल्ला मुल्क भी अपने आयरन बर्तन की पीठ में छुरा घोंप रहा है। भारत की मोदी सरकार बहुत पहले ही चीन को बता चुकी थी कि यदि उसे एक चीन नीति की स्वीकारता चाहिए तो चीन को कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भारत की संपूर्णता को स्वीकार करना होगा। पर चीन ने वन इंडिया पॉलिसी का खुला उल्लंघन करके अपने पांव खुद कुल्हाड़ी मार ली। बड़ी बात यह है कि भारत का अरुणाचल, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां ताइवान और तिब्बत से अलग हटकर है। इन सभी राज्यों में जनता द्वारा चुनी सरकारें हैं, यहाँ बाकायदा चुनाव होते हैं और केंद्र सरकार के कानून लागू होते हैं, जबकि तिब्बत और ताइवान के हालात एकदम उलट है। ताइवान में लोकतंत्र है तो तिब्बत को ताकत के बल पर काबू किया जा रहा है, इसलिए चीन के सामने चुनौती कहीं बड़ी है। मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो ताइवान पर चीन अपना वर्चस्व गंवा चुका है और तिब्बत पर अमेरिका नए विवादों की फहरिस्त तैयार कर रहा है।
पर बड़ा सवाल यही है कि जब चीन पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के हिस्से वाले कश्मीर में खुलकर पाकिस्तान की साजिशों का हिस्सा बन चुका है, भारत अब किस घड़ी के इंतजार में खड़ा है। अमेरिका ने ताइवान को 7 तरह के हथियार देने का ऐलान करके चीन की वन चाइना को डाउन चाइना में बदल दिया है। साथ ही पहली बार कोई सेक्रेटरी लेवल का अमेरिकी अधिकारी सीधे ताइवान पहुंचा है। पिछले 2 महीने में अमेरिका की तरफ से यहां 2 दौरे हो चुके हैं, जिसमें चीन की वन चाइना पॉलिसी तार-तार हुई है। ऐसे में भारत द्वारा गर्म लोहे पर अपना हथौड़ा चलाना वक्त का तकाजा है। इस धूर देश की धूर्तता को धूल चटाने का भारत के पास सही अवसर है। खास बात यह है कि ईस्टर्न लद्दाख में चीन लगातार चुनौती बन रहा है, जबकि ताइवान के तट पर वह युद्धाभ्यास करके लगातार गोले बरसा रहा है। चाणक्य नीति कहती है कि दुश्मन का दुश्मन सदैव दोस्त होता है, जबकि ताइवान तो सदैव भारत का दोस्त रहा है। ताइवान ने एक बार कहा था कि उसे अमेरिका की बजाय अगर भारत का साथ मिल जाए तो वह 4 घंटे में बीजिंग को तबाह कर डालेगा। आज ताइवान को चीन की आक्रामकता का जवाब देने के लिए जितनी जरूरत भारत की है, भारत को भी ताइवान की उतनी ही आवश्यकता है। हालांकि खबर है कि भारत के 2 युद्धपोत दक्षिणी चीन सागर में ताइवान की मदद के लिए मौजूद है। भारत उस घड़ी के इंतजार में है जब चीन इस लोकतांत्रिक देश पर सीधी कार्रवाई करेगा और भारत उसी वक्त अपनी रणनीति प्रकट करेगा। पर उससे पहले जमीन पर चीन को परेशान करना भी जरूरी है। जो गलतियां भारत की पूर्ववर्ती सरकारें करती आई है, उनमें सुधार की जरूरत यही है कि भारत अमेरिका की तरह खुलकर ताइवान के समर्थन में खड़ा हो जाए। भारत आगे पीछे सोचने के चक्कर में ज्यादा उलझता है। चीन और पाकिस्तान पर ऐसे विचार सदैव घातक होते रहे हैं। यह जैसे को तैसे की नीति के लायक वाले मुल्क हैं। यह देश भीतर से जितने कमजोर होंगे, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतना ही मजबूत होकर उभरेगा। भारत की विदेश नीति में राष्ट्रवादी ब्रांड की अहमियत अब सही साबित हो रही है। लद्दाख घुसपैठ से पहले भारत पर चीन का यही दबाव हुआ करता था कि वह वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ बढ़ने की कोशिश नहीं करे। 1911 से लेकर 1949 तक चीन का जिन इलाकों पर कब्जा था, वह सब एक चीनी नीति का हिस्सा है। अगर भारत ऐसा करता है तो उसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से सारे आधिकारिक रिश्ते तोड़ने होंगे, पर आज यह रिश्ते खुद ही टूट गए हैं। भारत ने चीन के 224 के करीब मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। चीन की कंपनियों को भारत में मिले ठेके निरस्त किए जा रहे हैं। चीन से आयात को कम करके व्यापारिक घाटा कम किया जा रहा है। इसलिए ताइवान को साधने में कुछ बुराई भी नहीं है। जानकर हैरानी होगी कि ताइवान ने पिछले कुछ सालों में भारत में 4 व्यापारिक कार्यालय खोले हैं। साल 2018 तक ताइवान से व्यापार $7 अरब से अधिक हो गया है। ताइवानी कंपनियों ने भारत में $1.5 अरब से ज्यादा का निवेश किया है। ताइवान ने चीनी भाषा सिखाने के लिए भारत में 14 भाषा केंद्र स्थापित किए हैं, जहां आज की घड़ी 6000 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं। ताइवान इन छात्रों को स्कॉलरशिप भी दे रहा है। टेक्नोलॉजी के मामले में ताइवान चीन से कई कदम आगे है, जो भारत में चीन का विकल्प बनने की क्षमता रखता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।